हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली ऑल डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे ड्राफ्ट की, जो कि यूजीसी ने जो है निकाला है। इसका नोटिस ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि पीएचडी डिग्री के रेगुलेशंस हैं इसमें 2022 के, जिसमें डिफ़ाइन किया गया है कि पीएचडी डिग्रीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें कितना जो है इसकी ड्यूरेशंस रहेंगी, आप कितने ड्यूरेशंस में आपको जो है पीएचडी डिग्री कंप्लीट करनी होगी और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो काफ़ी कुछ है इस ड्राफ्ट में। देखिए, ये ड्राफ्ट है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट ये कुछ टाइम के बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी बिल जब आता है ना, तो वो लोकसभा राज्यसभा में होता है, ठीक है, पास, और उसके बाद उसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति अपना कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर इनवाइट किया गया है सजेशन के लिए इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़ और वेरियस प्रोफेसर्स के लिए। बट हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मे बी सम चेंजेस किए जाए, ठीक है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कि इम्प्लीमेंट ये ना हो, बट अगर हुआ तो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, या कोई भी चेंजेस के साथ ये किसी भी कोई भी चेंज ना किए बगैर ही ये जो है पास हो जाएगा। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि 2020 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट में भी, ठीक है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका इफ़ेक्ट, इस पॉलिसी का, इस रेगुलेशन का इफ़ेक्ट आप पर क्या पड़ेगा, ठीक है। तो हम जानेंगे ये कंप्लीट डिटेल। और यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि सबसे पहले 2016 में ये जो पॉलिसी लाई गई थी पीएचडी की, फिर उसे अमेंड किया गया 2018 में, और अब फिर से अमेंड किया जा रहा है 2022 में, ठीक है। ये जो पॉलिसीज़ है वो रेगुलेशंस सभी यूनिवर्सिटीज़ पर, सभी स्टेट, सेंट्रल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पर जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है या प्रोविजनल एक्ट से रिकॉग्नाइज्ड है, पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। और ये शैल बी कम इनटू द फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन गजेटेड ऑफ इंडिया। गजेटेड ऑफ इंडिया में भी ये लाया जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं इसमें क्या मेंशन किया गया है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 18 पेज का ये जो है कंप्लीट पीडीएफ है, इसे आप पढ़ सकते हैं ऑफिशियली यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर, वहाँ से नोटिस में जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा, ये वीडियो मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि अभी तक 55% मार्क्स होने चाहिए थे आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी में और अपीयर करना चाहते हैं, और आपकी पीजी जो है कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आपके जो हैं 4 सेमेस्टर कंप्लीट होने चाहिए। बट इसमें न्यू जो प्रोविज़न लाया गया वो ये लाया गया है, जैसे कि ये एजुकेशन पॉलिसी में भी बता दिया गया था, ठीक है, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, कि अगर आपका बैचलर डिग्री 4 ईयर की होती है, जिसमें 1 ईयर रिसर्च होती है, ठीक है, 1 जो एक्स्ट्रा ईयर आप करते हैं वो रिसर्च के लिए करते हैं, तो देन आप अपीयर हो सकते हैं पीएचडी के लिए, यानी कि देन आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक ये न्यू प्रोविज़न है। उसके अलावा अगर आप पीजी हैं तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बैचलर डिग्री 4 ईयर नहीं है तो फिर आपका पीजी होना मस्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि जो कैंडिडेट अपने बैचलर डिग्री के बाद अपीयर होना चाहते हैं, उन्हें का जो स्कोर है सीजीपीए, जो कि एक एवरेज आपका ग्रेड पॉइंट सिस्टम है, ठीक है, उसमें आप जो है स्कोर होना चाहिए 7.5, ठीक है। ये होना ज़रूरी है, ये मिनिमम होना ज़रूरी है, जब भी आप डायरेक्टली बैचलर डिग्री के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपकी 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और सेकंड,
आपका जो CGPA स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 10 इज़ 7.5, ठीक है। CGPA के बारे में और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जो है सर्च कर सकते हैं। वैसे ये जो CGPA होता है वो पूरा एकेडमिक जो है आपका वैल्यूएशन होता है, ठीक है। वैल्यूएट किया जाता है आपका पूरा एकेडमिक, आपका जो पूरा साल होता है, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, जो भी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहते हैं उसका एक एवरेज स्कोर होता है, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव क्लियर एमफिल, ठीक है, जिन्होंने क्लियर की है अपनी एमफिल और विद 55% मार्क्स कोर्स, जो उनका कोर्स वर्क हुआ है जो कि 6 मंथ का होता है जनरली, और विद 55% मार्क्स, ठीक है, उन्हें उनके लिए वो भी एलिजिबल है PhD प्रोग्राम के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू UGC 10 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके एमफिल में 55% मार्क्स हैं तो देन आप इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रोविज़न है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2.2.1 a person whose MPhil dissertation has been evaluated and recommended by award of the degree may be admitted to the PhD program in any institution on provisional basis even before the viva और फाइनल डिफेंस। यानी कि जिनका इवेल्युएट हो चुकी है, ठीक है, एमफिल के लिए, ठीक है, या इवेल्युएट होने वाली है या फाइनली उन्हें अवार्डेड किया जाने वाला है, तो देन वो भी अपीयर हो सकते हैं विदाउट जो है विदाउट फाइनल डिफेंस। फाइनल डिफेंस का मतलब होता है फाइनल इंटरव्यू के बिना, ठीक है, बट वो प्रोविजनल बेसिस होगा, परमानेंटली सीट कंफर्म नहीं होगी, राइट। Then relaxation of 5% marks from 55% to 50% दिया गया है SC ST और OBC और EWS वालों के लिए 5% रिलैक्सेशंस हैं, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी मार्क्स 55% है, ठीक है, इक्वलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल, इक्वलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग वे हैव अ ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलो, और ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि CGPA के थ्रू आजकल काफ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है आपको CGPA स्कोर भी देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका एलिजिबल माना जाएगा। अगर परसेंटेज में नहीं दे रखा तो फिर उसके अकॉर्डिंग CGPA टू कन्वर्ट किया जाएगा आपके परसेंटेज। उसका मतलब आपको उतना CGPA होना चाहिए अगर आपके जो हैं, अगर आपका जो मार्कशीट है उसमें परसेंटेज नहीं दी गई हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका CGPA स्कोर होता है 7 आउट ऑफ 10, ठीक है, तो आपको जो है 0.5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है स्कोर में। यानी कि एक तो सपोज़ आपका 50% 5% रिलैक्सेशन तो आपको कैटेगरी वाइज मिल गया। उसके अलावा अगर आपका 7 है आउट ऑफ 10, ठीक है, तो देन आपको 0.5% का जो है रिलैक्सेशन और मिल जाता है। और ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, सिर्फ SC ST OBC और EWS के लिए ये रखा गया है, ठीक है। तो CGPA स्कोर होने का भी थोड़ा और फ़ायदा मिलता है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम क्या है, तो मिनिमम 2 ईयर और मैक्सिमम 6 ईयर रखा गया है। बट फिर से एक चीज़ इसमें ऐड कर दी गई है कि अगर एक स्पेशल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, एक स्पेशल ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा। यानी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नहीं कवर कर पाएँ, अगर आप सबमिट नहीं कर पाए जनरल्स या कोर्स वर्क पूरा नहीं है, जो भी आपका जो है लेफ़्ट हो पाता है, तो देन ऑन दैट केस इंस्टीट्यूशंस जो हैं यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है ड्यूरेशंस, ठीक है। तो ड्यूरेशंस जो है फिर से जब भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें फिर वही बात घूम कर आ जाती है, ठीक है, कि आपका PhD में और भी ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि प्रोविज़न रखा गया है टू इंक्रीज़ द टाइम, ठीक है। Women candidate and person with disabilities more than 40% may be allowed a relaxation of 2 year for a PhD in a maximum duration। जो डिसेबल हैं उनके लिए 2 ईयर का और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रोसीजर की बात करें, ठीक है,
तो यहाँ पर जो प्रोसीजर होगा वो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ऑल यूनिवर्सिटी शैल एडमिट पीएचडी स्कॉलर थ्रू ए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट के द्वारा, और नेशनल एंट्रेंस टेस्ट और एनी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी। तो एडमिशन जो मिलेगा आपको, या तो आप नेट हैं, ठीक है, तो आपको रिटन टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, उस यूनिवर्सिटी का रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। वरना अगर आप नेट नहीं है, विदाउट नेट भी देना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपको देना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको यहाँ पर जो है क्लियर हो गया होगा। देन इसके अलावा अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट करें तो एनुअल बेसिस पे एकेडमिक बॉडीज प्री डिटरमाइंड एंड मैनेजेबल नंबर ऑफ पीएचडी स्कॉलर टू बी एडमिटेड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसर्च सुपरवाइजर एंड अदर एकेडमिक रिसर्च। तो कितनी सीट्स रहेंगी उसका डिपेंड करता है कि कितने जो है रिसर्च सुपरवाइज़र अवेलेबल है, एकेडमिक रिसर्च एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग सीट्स का जो है डिसाइड किया जाएगा एवरी ईयर, राइट। तो ये भी पॉइंट्स आपको जो है क्लियर होगा। अधी टू नेशनल स्टेट लेवल रिजर्वेशन पॉलिसी एज एप्लीकेबल, यहाँ पर नेशनल और स्टेट लेवल रिजर्वेशन पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट होगी। अगर कोई स्टेट की पॉलिसीज़ है तो देन दैट आल्सो भी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि उसमें ऐड ऑन हो जाएगी। अगर स्टेट अपनी ओर से और रिलैक्सेशन देता है या कुछ सीट्स पे रिलैक्सेशन देता है कुछ कैटेगरी में, तो वो भी इम्प्लीमेंट होगी। पता नहीं ये क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। ये यूजीसी वाले मजाक करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ें इनकी मोस्टली क्लियर नहीं रहती है, ठीक है, उसमें भी एक अलग प्रोविजंस रहते हैं। चलिए, तो एडमिशन जो होगा वो क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय इंस्टीट्यूशन। अब देखिए फिर से ये एक बार, ठीक है, इन्होंने एक चीज़ का क्राइटेरिया नहीं किया, 55% कह दिया, सीजीपीए कह दिया, बट इसके अलावा इन्होंने एडमिशन जो दिया जाएगा फाइनली जो एडमिशन दिया जाएगा वो नोटिफाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूशन के जो इंस्टीट्यूट्स होगा, जो यूनिवर्सिटी होगी उसके द्वारा, ठीक है। यानी कि अगेन दिस थिंग इज़ नॉट क्लियर वेरी मच, ठीक है। मतलब आज भी इंस्टीट्यूशंस के हाथ में ही जो है कंप्लीट जो है कमांड इन्होंने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। 60% जो सीट्स हैं वो नेट जीआरएफ के लिए जो हैं जो है रिजर्व कर दी गई हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और ये फिक्स्ड है, दैट इज़ फिक्स्ड फॉर इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एदर इट्स प्राइवेट, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। 60% सीट्स नेट जीआरएफ वालों के लिए और 40% सीट जो हैं अदर्स के लिए। अदर्स यानी कि जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू या किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के थ्रू जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डिफाइन कर रखा है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। और जो नेट जीआरएफ कैंडिडेट को सीट्स मिलेगी उसके लिए उन्हें मैंडेटरी होगा इंटरव्यू देना। अभी भी मैंडेटरी था और आगे भी मैंडेटरी है। और जो रिटन टेस्ट देंगे उनके लिए वेटेज जो आएगी, जो फाइनल मेरिट आएगी जिसमें डिसाइड होगा कि सीट मिली है या नहीं, उसमें 70% रिटन टेस्ट को और 30% इंटरव्यू वालों के लिए दिया गया है, राइट। देन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है कि सुपरवाइज़र जो होंगे, ठीक है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है डिसाइड किया गया है। तो उनके लिए देखिए दो जो प्रोफेसर्स हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों ही जो है रिसर्च सुपरवाइज़र बन सकते हैं, बट उनके लिए जो है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला तो ये है कि उनका जो रिसर्च पब्लिकेशन, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो उनका रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, पीयर रिव्यूड होना चाहिए, ठीक है, या उनके जर्नल्स पब्लिश होने चाहिए, और पीएचडी मस्ट हैं उसके लिए, और मिनिमम 5 जर्नल्स या 5 रिसर्च पेपर उनके पब्लिश होने चाहिए, राइट। ये इंटरनेशनल और नेशनल इसमें क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए उनका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस, और अपार्ट ऑफ दैट उन्हें के 3 रिसर्च पब्लिकेशन या जर्नल्स पब्लिश होने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है प्रोविज़न जो है वो दिया गया है, राइट।
तो इसके अलावा अगर कुछ और पॉइंट्स है जो कि इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, जिसमें वुमेन स्कॉलर ड्यू टू मैरिज और अदरवाइज के लिए रिलैक्सेशन है, तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। पर जो मेनली प्रोविजंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपका टारगेट है नेट JRF और अपकमिंग UGC नेट एग्ज़ाम, तो डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप, जिसमें आपको कंप्लीट फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी पेपर 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो।